रेडी स्टार्ट। संसाधनों की हिफाजत। एक तरफ जब देश में कोविड-19 के कारण रोजाना 1500 से अधिक लोगों की जान जाने लगी है, कई राज्यों से टीके के अभाव की शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, तब यह उद्घाटन सचमुच हतप्रभव कर देने वाला है कि 11 अप्रैल तक देश में टीके की 44.5 लाख से अधिक खुराकें बर्बाद हो गईं। एक आरटीआई के जरिए यह खुलासा हुआ है कि उस दिन तक तकरीबन 23% खुराक बेकार हो गई। हैरत की बात है कि ऐसा उन राज्यों में सर्वाधिक हुआ जो इस वक्त महामारी से हलकान नज़र आ रहे हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, हरियाणा जैसे प्रदेशों के नाम इस सूची में ऊपर हैं। यह सूचना हमारी विशाल आबादी के लिहाज से भी काफ़ी चिंताजनक है। हम अभी तक अपनी आबादी के 1% से कुछ ही अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण कर सके हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश क्रमशः 25 व 15% से आगे बढ़ चले हैं। इनमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी उत्पाद की वितरण प्रणाली में कतिपय कमियों के कारण कुछ हद तक नुकसान की आशंका रहती है। अमेरिका में भी पहले चरण के टीकाकरण अभियान में नुकसान हुए थे, लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कुल आबादी हमारी जनसंख्या की 1/4 के करीब है। हमारे लिए हानि की यह मात्रा इसलिए ज़्यादा चुभने वाली है कि हमें महामारी से जंग में लंबी दूरी तय करनी है। अपने संसाधनों का इस्तेमाल हमें काफ़ी किफ़ायत से करने की ज़रूरत है। तब तो और जब देश के कई अस्पतालों से ऑक्सीजन न मिलने के कारण कोविड मरीजों के दम तोड़ने की खबर सुर्खियों में हो। यहाँ तक कि हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है कि उद्योग ऑक्सीजन का इंतज़ार कर सकते हैं, पर कोविड मरीज नहीं। केंद्र सरकार ने उचित ही 9 औद्योगिक क्षेत्रों में ऑक्सीजन आपूर्ति की सीमा तय कर शेष को चिकित्सा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 से संघर्ष में इस वक्त हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, उसमें अब किसी कोताही के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि वह जनता ही नहीं, पूरी मानवता के प्रति आपराधिक लापरवाही कहलाएगी। देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले बाकायदा कई अभ्यास किए गए थे। इसका प्रोटोकॉल तय हुआ था। उसके बावजूद यदि यह स्थिति है तो हमें अपने निगरानी तंत्र पर गौर करने और बगैर वक्त गंवाए उसे दुरुस्त करने की दरकार है। राज्य सरकारों को भी अपनी कार्यशैली पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिर अनेक राज्यों मसलन केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, मिजोरम, गोवा ने नज़ीर पेश की है। इन राज्यों में कोई खुराक बरामद नहीं हुई। केंद्र राज्यों में तकरार और गीले शिकवे संघीय लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है, मगर
कुछ विषय इससे परे होते हैं और इसके लिए बड़प्पन की मांग सभी पंक्षों से की जाती है। देश के नागरिक इस समय तकलीफ में हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे उनकी पीड़ा दोहरी हो जाए। लोग गम जज्ब कर लेते हैं अगर उन्हें यह दिखता है कि मददगारों ने अपनी तय ईमानदार कोशिश की थी। इसलिए जीवन रक्षक संसाधनों की बर्बादी, कालाबाजारी को केंद्र और राज्यों को हर हाल में रोकना ही होगा। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। हर व्यक्ति को टीका अच्छा लेकिन चुनौतीपूर्ण फैसला। सभी वयस्कों को टीके की मांग हर कोने से उठी, लिहाजा सरकार राजी हो गई। सरकार की मंशा अच्छी है लेकिन टीके की उपलब्धता और वितरण से जुड़े सवाल बने हुए हैं। गौर करें, इस समय देश में बना रहे दोनों टीके व ताज़ा अनुमति प्राप्त रूसी वैक्सीन से कुल उपलब्धता रोज़ाना करीब 30 लाख वैक्सीन की है और इतनी ही रोज़ लग भी रही हैं। अगर इस रफ्तार से भी टीका लगे तो 2 डोज लगाने के लिए 1.5 साल लगेंगे। फिर क्या देश में यह उत्पादन भी चालू रहेगा? जबकि अमेरिका व कुछ अन्य देशों ने अपनी ज़रूरत के नाम पर टीके में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास कच्चे माल की सप्लाई रोक दी है। हम आत्ममुग्ध थे कि भारत दुनिया में टीका उत्पादन क्षेत्र का मुखिया है। हम भूल गए कि उत्पादन श्रृंखला की एक डोर दूसरे देशों के पास है जो पहले अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल नहीं है जो अमेरिका या यूरोप को मजबूर करे कि वे अपने लोगों की ज़रूरत की कीमत पर दुनिया को बचाएं। भारत ने 24 मार्च तक दुनिया के देशों को 6 करोड़ टीके दिए, जबकि देशवासियों को केवल 5.20 करोड़ टीके ही लगे थे। हालांकि सरकार कहती है कि जितने टीके मुफ्त में या कम पैसे में लेकर अन्य देशों को दिए, उससे कई गुना ज़्यादा निर्माता कंपनियों ने पहले से हुए करार के तहत दिए। क्या स्थिति देखते हुए अमेरिका की तरह इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी? इसके अलावा क्या दोहरी कीमत सिस्टम यानी खुले बाजार में भी वैक्सीन बेचने की इजाज़त भूल है? आशंका है कि टीके का बड़ा भाग चोर दरवाजे से स्वार्थी तत्वों के हाथ में होगा। इसमें भी फर्जीवाड़े का खतरा है। अशिक्षित वर्ग इस फर्क को कतई नहीं समझेगा। फिर यह भी आशंका है कि अपने टीके को बेहतर बताकर महंगा बेचने के लिए विदेशी कंपनियां वर्तमान दोनों भारतीय कंपनियों के खिलाफ भ्रम फैलाएंगी। क्या सरकार इन सब खतरों का निदान कर पाएगी? स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। संसार स्वयं एक विशाल नीम का पेड़ है। वैशाख के महीने में चर जगत में ही नहीं, अचर जगत में भी केवल कुछ ही लोग आनंदोत्सव मना पाते हैं, क्योंकि धूप तेज होते होते महुआ अपना समस्त रस टपका के पात पात रह जाता है। कोयल की कूक मंद
पड़ते ही आम अपनी मंजरी डालता है और वसंत के स्वागत में उमगने वाले फूल अपना रस मधुछत्ते में समर्पित कर मुरझा जाते हैं। पर चिलचिलाती धूप और हहकारती लू में नीम झीने फूलों में ठूम उठता है। वैसे मैं नीम से युगों युगों से परिचित हूँ। जब बचपन में बाबा के जगाने पर जगता तो सबसे पहले दर्शन होता तो इस नीम का, और पहला रस स्वाद विवश होकर जो करना पड़ता तो इसी नीम की टहनी का। नीम तो सुनता हूँ लगता बहर तीता है, पर अपने परिणाम में मधुर होता है। पर इसके प्रतिरूप मानव जगत का सप्तित्व तो आदि से अंत तक एक रस है। वैसे दुख की स्मृति कभी कभी बहुत प्यारी होती है, पर तिक्त अनुभवों की स्मृति तो पहले से चौगनी असह्य होती है, और इसलिए तभी उभरती है जब कोई वैसा ही अनुभव सामने आता है। दूसरे दर्द भरे अनुभवों में आदमी अपने को तो कम से कम पा जाता है, पर कड़वे अनुभवों की एकमात्र उपलब्धि है खोना, सब कुछ अच्छी चीज़ खो देना। यहाँ तक कि जो चीज़ विलग न हो उसे भी अलग कर देना। यह कड़वापन का अंतिम परिणाम है। अन्य रसों का आस्वादन करके भी मैं अपने को अविलग समय समय पर रख सकता हूँ, पर नीम के तितकरु स्वाद को चखकर उससे अविलग बने रहने की कल्पना दुस्सह होती है। मेरा तो विश्वास है कि संसार स्वयं एक विशाल नीम का पेड़ है। अंतर ही है कि उसमें एक दो फल लगने की आशा रहती है। जहाँ आदमी रग रग में भीनी तितकता से त्राण पा सकता है, पर नीम में वह भी नहीं। मैं बहुत ही एकाकी व्यक्ति हूँ। मैं जितना ही जन समुदाय के साथ मिलता जुलता हूँ, उतना ही और अपने को विजन एकांत में पाता रहता हूँ। कारण यह है कि जीवन के सभी रसों में रमने की चाह है, पर कहीं भी विलमने की धीरता नहीं है, और साथ ही किसी से बिछोड़ने की निठुरता भी नहीं है। चाहता हूँ किसी से प्रीत न करूँ, पर प्रीति हो जाती है तो उसे छोड़ने की बात भी नहीं सोच पाता। उड़ी सकत न उड़बे अकुलाते वाली स्थिति बनी रहती है। एक निरंतर अकुलाता ही मेरे जीवन का पर्याय बन गई है। इसलिए जब जब तीखी बात कहीं हो जाती है तो मन में सहज विरसता फैलने लगती है, पर ज्यों ही इसमें कुछ तितास आने लगती है त्यों ही सोचता हूँ कि दुखों को हंसकर झेलने वाले मेरे किसी पूर्व साथी ने यह सिद्धांत स्थापित किया था, थोड़ा कमाए उससे थोड़ा कम खर्च करे, थोड़े से मित्र रखे पर बिना प्रतिदान की शर्त बदे, थोड़े से लोगों में रमे घूमे और थोड़े से लोगों को भी तजने की क्षमता हो, पर बिना मन में तितास लिए हुए। क्या इससे अधिक भी चाहने की मानव जीवन में आवश्यकता है? वह व्यक्ति मेरा जीवन गुरु नहीं, मेरे पथ का पूर्व यात्री रॉबर्ट लई स्टीवेंसन है, जिसने मुझे अक्षर डगर दिखाई है। और तब सोचता हूँ कि मुझे रोग में घुलना बदाही हो, पर नीम का करा मुझे नसीब न हो।
नीम से मेरा मतलब उसके समस्त भाई बंधुओं से है। मृत्यु के स्पर्श से डरने वाले नीम की पत्ती चबाते हैं, चबाते रहेंगे, पर मैंने कसम खाई है जिंदगी की, जिंदगी में नीम को घुसने न देना मेरी एकमेव कामना है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। लाचारी की वापसी। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इससे निपटने के लिए ज़रूरी उपाय वक्त का तकाजा हैं, लेकिन इसके साथ ही यह बात जुड़ी हुई है कि अगर बचाव के लिए लागू पूर्णबंदी की वजह से दूसरी तकलीफदेह स्थितियां पैदा होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है। दिल्ली में पिछले हफ्ते संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू के बाद सप्ताहांत की बंदी और फिर आने वाले सोमवार तक के लिए पूर्णबंदी लागू कर दी गई। जाहिर है समूची दिल्ली में सब कुछ बंद हो जाने का सीधा असर रोजी रोजगार पैदा करने वाले उन सभी क्षेत्रों पर पड़ा जिनके सहारे यहाँ लाखों मजदूर अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर गुजारा करते हैं, महज जीवन चलाने भर का इंतजाम करते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके घर का चूल्हा उनकी रोज़ाना की दिहाड़ी की वजह से जलता है। सारे कामकाज बंद हो जाने की स्थिति में ऐसे लोगों के सामने दिल्ली में टिकने का क्या उपाय बचता है। स्वाभाविक ही दिल्ली में पूर्णबंदी लागू होने के साथ ही हजारों लोग एक बार फिर अपने गांव की ओर लौट चले। दिल्ली के आनंद विहार और दूसरे बस अड्डों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बसों को पकड़ने के लिए जैसे जैसे हालात पैदा हो गए, उससे केवल संक्रमण के विस्तार का जोखिम पैदा नहीं होता, बल्कि बच्चों और महिलाओं के साथ बसों में किसी तरह सवार लोगों की हालत एक तकलीफदेह त्रासदी की तस्वीर है। साथ ही सरकारी संवेदनहीनता और अदूरदर्शिता का सबूत भी। महामारी की बिगड़ती स्थिति के मद्देनज़र कर्फ्यू लागू करने को बचाव के कदमों के तौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन क्या दिल्ली सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि राजधानी की अर्थव्यवस्था के गतिशील रहने के लिए काम करने वाले ढांचे के अचानक थम जाने का असर क्या होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जरूर कहा कि यह बंदी छोटी अवधि की है, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के कर्फ्यू या बंदी लागू करने के बदलते फैसलों को देखते हुए पलायन करने वाले लोग कैसे मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा कर लेते। दिल्ली में संक्रमण की जो स्थिति अभी दिख रही है, उससे देखते हुए हालात पर जल्दी नियंत्रण या इससे मुक्ति का भरोसा शायद ही किसी को आश्वस्त करे। ऐसे में अगर संक्रमण की रफ्तार काबू में नहीं आई और बंदी लंबी खींची तो दिहाड़ी पर निर्भर लोग कितने दिन और कैसे टिक सकेंगे। रोजगार चले जाने से आमदनी बंद हो जाती है
लेकिन खाने पीने या कमरे का किराया कोई नहीं छोड़ता। यह किसी से छिपा नहीं है कि सरकारों की ओर से तत्कालिक राहत की घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन व्यवहार में वे कितनी टिकाऊ और मददगार साबित हो पाती हैं, रैन बसेरों और खाना मुहैया कराने का महत्व महज सांकेतिक और औपचारिक होकर रह जाता है। यूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि पूर्णबंदी की नौबत आती है तो वे इसे लागू करने से पहले दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगेंगे, लेकिन अचानक हुई घोषणा और बंदी के दिनों में बढ़ोतरी ऐसी बातों की वजह को दर्शाती है। अब एक बार फिर कामकाज और रोजी रोटी के अभाव में लोगों ने मजबूरी में पलायन शुरू कर दिया है, तो सरकार को अपनी नीतियों और व्यवस्था पर गौर करना चाहिए। ऐसी दुखद स्थिति तब भी सामने आई जब पिछले साल की ठीक ऐसी त्रासदी का उदाहरण सबके सामने था, लेकिन सरकार ने उससे सबक लेना जरूरी नहीं समझा। महामारी की गंभीरता सबको समझ में आती है, लेकिन व्यवस्थागत कमियों और खामियों की वजह से पैदा होने वाली त्रासदी के लिए सीधे सरकार जिम्मेदार होती है। स्टॉप। रेडी स्टार्ट। टीकाकरण का बड़ा अभियान। कोविड रोधी टीकों की उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी स्वाभाविक ही है, लेकिन यह तैयारी युद्ध स्तर पर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगले माह यानी करीब 10 दिन बाद से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण का अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। अभी तक केवल 45 साल से ऊपर की आयु वालों का ही टीकाकरण हो रहा है। जब इस अभियान के दायरे में 18 साल से अधिक आयु वाले भी शामिल हो जाएंगे, तो टीके के लिए पात्र आबादी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि इस आयु के वर्ग की जनसंख्या कहीं अधिक है। 18 साल से अधिक आयु वाले के टीकाकरण का फैसला भारत की बढ़ती क्षमता का परिचायक तो है ही, इस बात का प्रतीक भी है कि सरकार कोरोना काल की चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कसे हुए है। यह कहा जा सकता है कि 18 साल से अधिक आयु वालों को टीकाकरण के दायरे में लाने का फैसला कुछ देर से लिया गया, लेकिन इस देरी के पीछे के कारणों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यह समझने के लिए किसी को विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं कि यदि पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध होते तो ऐसा कोई फैसला पहले लेने में देर नहीं की जाती। यदि आने वाले दिनों में कहीं अधिक मात्रा में टीके उपलब्ध होने जा रहे हैं, तो इसके लिए सरकार की सक्रियता के साथ भारतीय फार्मा उद्योग की ताकत भी है। इस उद्योग के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी क्षमता और अधिक बढ़ाए तथा टीके के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल की उपलब्धता के लिए विदेशी निर्भरता घटाए। यह अच्छा हुआ कि 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के टीकाकरण अभियान की घोषणा करते हुए यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि आयातित टीकों की मनमानी कीमत नहीं वसूली जा सकेगी और घरेलू कंपनियों के टीके खुले बाजार में
निर्यात कीमत पर बिक सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि इन उपायों से टीकाकरण के अगले चरण के अभियान को सुगमता से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसी के साथ ऐसे कदम उठाए जाने की भी ज़रूरत बनी हुई है जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को थामा जा सके। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तमाम सतर्कता और यहाँ तक कि लॉकडाउन जैसे फैसले के लिए जाने के बावजूद संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। चिंता की बात यह है कि तमाम सख्ती के बावजूद लोगों की ओर से लापरवाही का परिचय देने का सिलसिला अभी भी कायम है। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि उससे सावधान भी नहीं रहना। स्टॉप। रेडी स्टार्ट। टीकाकरण को रखें सियासत से दूर। देश पर किसी भी किस्म की आपदा के वक्त राजनीतिक दलों से यह उम्मीद की जाती है वे आपसी मतभेद छोड़कर देश हित के लिए काम करेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जन आपदा के रूप में जिस तरह से उभर रही है उसमें तो यह उम्मीद और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इससे इतर सियासतदानों के जुबानी हमले सब जगह हो रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी और राज्य सरकारों पर भी। ये हमले एक जैसे मसलों पर हैं, कहीं कोरोना संक्रमितों के उपचार को लेकर, कहीं संक्रमण रोकने के लिए सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को लेकर, तो कहीं टीकाकरण को लेकर। राजनीतिक दलों व उनके नेताओं के इन जुबानी तीरों की भाषा भी जब सत्ता में होती है तब अलग होती है और विपक्ष में रहते हुए अलग। इस भयावह दौर में राजनीतिक दल एक सुर में कहीं दिखे तो सिर्फ चुनाव कराने को लेकर व रैलियों के आयोजनों को लेकर। इन सब के बीच पिसती रही सिर्फ जनता, जो चुनाव से लेकर कुंभ तक के आयोजनों की सियासी मंजूरी के नतीजों को अब भुगत रही है। कोरोना संक्रमण के भयावह दौर के बीच यह राहत की खबर जरूर है कि सरकार ने वैक्सीन अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगाना तय किया है। साथ ही कंपनियों को, राज्यों और खुले बाजार को वैक्सीन आपूर्ति की छूट भी दी गई है। टीकाकरण का यह तीसरा चरण होगा, लेकिन पहले 2 चरणों पर नज़र डालें तो 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने का कार्यक्रम भी आधा अधूरा रहा है। वैक्सीन कम होना इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन बड़ी वजह यह है कि टीकाकरण को लेकर लोगों में भ्रांति व डर को खत्म करने का प्रयास मजबूती से नहीं हुआ। इस बीच केंद्र राज्यों में खींचतान भी कम नहीं रही। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार को दिए सुझावों तक पर सियासत होना तो यह चाहिए कि सरकारें चाहे केंद्र की हो या राज्यों की, संकट की घड़ी में प्रतिपक्ष को विश्वास में लेकर काम करें। अनुभव तो यही कहता है कि दिखावे के लिए भले ही विपक्ष से संवाद की बात की जाती हो, लेकिन सरकारें करती वही हैं
जो उन्हें करना होता है। टीकाकरण को विकेंद्रीकृत करने की व्यवस्था पहले भी की जा सकती थी। ऐसा होता तो शायद राज्यों को शिकायत का मौका नहीं मिलता। सिर्फ केंद्र व राज्य सरकार के बीच ही समन्वय की बात नहीं, बल्कि दोनों जगह पक्ष विपक्ष के नेताओं को संकट की इस घड़ी में एकजुट दिखानी चाहिए। जनता से भी भयमुक्त होकर टीका लगवाने की अपील करें। सियासत करने के लिए तो और भी मौके आएंगे। स्टॉप।